हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई वेलकम यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द सेक्शन बी ऑफ द मॉडल पेपर, जिसका सेक्शन ए हमने जो है वो कल डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम सेक्शन बी के कुछ सवाल करेंगे। आई थिंक 9 और 10 क्वेश्चंस है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक, तो सेक्शन बी का जो पहला सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट। विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग्स is most accurate. (700 meter, 7,000 meter, 70 into 10 to the power 2 meter, 7 into 10 to the power 3 meter. तो ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम सिग्निफिकेंट फिगर्स, और हमको पता ये है कि जिस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा होंगे वो उतना एक्यूरेट होगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इन तीनों में सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम है, दैट इज 1, 1 एंड 1। तो इसलिए हम ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ये नहीं बता पाएंगे कि कौन इनमें एक्यूरेट है। तो इसलिए इसका जो आंसर है दैट इज 7,000 जो है, 7,000 मीटर, दिस वन इज मोर एक्यूरेट। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन इज सेक्शन बी का, ये है कि कन्वर्ट और फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इन द डाइन्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, यानी कि 1 न्यूटन को आपको डाइन में कन्वर्ट करना है। सो 1 न्यूटन को आपको डाइन में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 न्यूटन जो है वो कितने डाइन्स होगा। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आप एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो जब भी हमारे पास ऐसे सवाल आएंगे कि हम एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उस टाइम पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो फॉर्मूला है n into u is equal to constant, where n is the number, it's a numerical value कि कितने चीजों को आपको, यानी कि कितने न्यूमेरिकल क्वांटिटीज को आपको चेंज करें, यानी कि 1 न्यूटन को, 2 न्यूटन को, 3 न्यूटन को, 4 न्यूटन को, और u जो है वो यूनिट है। तो अगर ये सिस्टम कांस्टेंट है तो वी कैन राइट n1 u1 is equal to n2 u2। n1 हमारा 1 है क्योंकि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, u1 हमारा न्यूटन है, n2 हमें निकालना है, और u2 जो है वो डाइन है। तो हमें बेसिकली यहां से n2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और n2 की वैल्यू आएगी यहां से n1 u1 डिवाइडेड बाई u2। तो n1 की वैल्यू 1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन गेट u1 डिवाइडेड बाई u2। सो n2 इज इक्वल टू u1 बाई u2। तो हमें SI को CGS में कन्वर्ट करना है, तो जहां जहां पे SI की टर्म होगी उनको हम CGS में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो n2 जो होगा दैट विल बी u1 हमारा न्यूटन है, तो न्यूटन जो है दैट इज यूनिट ऑफ फोर्स, और फोर्स होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दैट इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा जो है ये बेसिकली हमारा u2 है। ओके, तो दैट मीन्स n2 विल बी इक्वल टू, सॉरी दिस इज u1, n2 विल बी इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ग्राम सेंटीमीटर per second square. This is SI unit, this is CGS unit. तो second square cancel. So हमें न्यूटन, हमें SI को CGS में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग लिखेंगे कि जो N2 है, N2 will be equal to 1 kg is equal to 1000 grams. तो this will be 1000 into 1000 grams into 100 centimeter divided by gram centimeter. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। सो N2 जो है that is equal to 1, 5 times 0, that is equal to 10 to the power 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन जो है, 1 न्यूटन is equal to 10 to the power 5 डाइन। ये रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे कि 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, राइट। तो यहां पे उन्होंने न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना बोला है, तो इट इज पॉसिबल कि वो लोग किसी और चीज को भी कन्वर्ट करने के बारे में बोल सकते हैं आपको। बस आपको ये देखना है कि किस चीज को किस में कन्वर्ट करना है, और उनकी टर्मिनोलॉजी को याद करना है, और आपको पता होना चाहिए कि उस क्वांटिटी का यूनिट क्या है, राइट। सो नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है वो ये है कि a force of 3000 dyne acts on a mass of 300 grams for 10 seconds। तो हमको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। तो देयर इज अ फोर्स of 3000 dyne
which is acting on a mass of 300 grams for 10 seconds. So this is the given information जो हमारे पास है, और हमको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास आफ्टर 10 सेकेंड्स, राइट. तो हमको बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर 1/2 mv². ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². m मुझे पता है, अगर कहीं से हमको v पता चल जाएगा तो वी कैन गेट दी नेसेसरी काइनेटिक एनर्जी, राइट. हमें यहां पे फोर्स दिया गया है, बट वी नो दैट फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, एंड एक्सेलरेशन होता है बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, सो दैट इज m v माइनस u डिवाइडेड बाय t. अब यहां इनिशियल स्टेट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, सो वी कैन टेक इनिशियली इट टू बी एट रेस्ट, सो वी कैन टेक u इज इक्वल टू 0, राइट. तो f इज इक्वल टू m v बाई t. अब आपको m पता है, आपको f पता है, m पता है, t पता है, तो वी कैन फाइंड दी v. सो v विल बी इक्वल टू f इंटू t डिवाइडेड बाई m. ओके, सो v आएगा बराबर, f हमारा है 3000 टाइम्स, t हमारा है 10 सेकेंड्स, मास हमारा है 300 ग्राम्स. तो 2 0 यहां से, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30. So this is equal to 100 centimeter per second, which is equal to 1 meter per second. तो आपकी जो velocity है of this mass m, that is 1 meter per second. Now we can put this 1 meter velocity here and get the necessary kinetic energy, which is equal to 1/2 m 300 grams. इसको kg में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा into 1². 2 0 cancel, so this is 0.3 divided by 2, this is 0.15 joules. So this is the necessary kinetic energy जो हमको निकालनी थी यहाँ पे. This is the required kinetic energy. Okay, now we'll see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है वो ये है, angular momentum is conserved in the rotation of electron around the nucleus and the rotation of planets around the sun. Why? Okay, so this is basically question about the angular momentum conservation. तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि what is angular momentum. Okay, जैसा कि आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, there is a term which is called linear momentum. Okay, second law of motion जो है that is F external होता है बराबर dp by dt. अगर F external 0 है तो इसका मतलब dp by dt हमारा 0 है. अगर dp by dt 0 है तो इसका मतलब p हमारा जो है वो कांस्टेंट है. p is constant और कंजर्व्ड. ठीक है, सो दैट मीन्स अगर किसी सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है या कंजर्व है तो इसका मतलब ये है कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 है, यानी कि बाहर से लगने वाला फोर्स जो है वो 0 है. क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर बाहर से लगने वाला फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व है. अब यहां की दूसरी क्लास में बात करेंगे वो ये है कि एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू dl by dt. सो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क का दूसरा नाम है, इट इज द रोटेशनल फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो किसी पार्टिकल को घुमाने में काम आता है, घुमाने के लिए जरूरी होता है, जिसको बोलते हैं रोटेशनल फोर्स, उसी का दूसरा नाम है टॉर्क. ओके, तो टॉर्क होता है बराबर dl by dt. अब अगर बाहर से लगने वाला टॉर्क 0 है, अगर बाहर से लगने वाला टॉर्क 0 है तो इसका मतलब dl by dt जो है वो 0 है. अगर dl by dt 0 है तो इसका मतलब L जो है वो कंजर्व्ड है और कांस्टेंट है. ठीक है, तो अब जो हमारे पास केस है वो ये है कि द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस और द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, उन दोनों केसेस में बाहर से लगने वाला जो टॉर्क है वो 0 है. एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, दैट इज व्हाई angular momentum is conserved in both the cases, right? So you can write that in order to conserve the angular momentum, external torque should be 0. So in both the cases, external torque is 0. That is why angular momentum is conserved.
Now we'll see the next question. Okay, next question है, there is an artificial satellite moving in a circular orbit around the earth. It has a total energy of E. What is its potential energy? तो हमारे पास एक artificial satellite है which goes around the sun in a earth in a circular orbit. तो उसका निकालना है potential energy कितना होगा in terms of the total energy, right? तो जब एक particle घूमता है, when a particle goes in a circular path, तो we know that the centripetal force is responsible for the circular motion. So that means m v square by r is equal to g capital M small m divided by r square. That is, this gravitational force here becomes the centripetal force. तो ये दोनों बराबर है, तो m से m cancel, r से r cancel, so v square is equal to gm by r. तो v square हमारा gm by r है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी बराबर 1/2 m v square, that is equal to 1/2 g capital M small m divided by r. And we know that potential energy होता है बराबर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r. तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पता है तो आई कैन फाइंड द टोटल एनर्जी. सो हियर आई कैन राइट दैट द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. और क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल एनर्जी जो है वो E के बराबर है. सो आई कैन से E इक्वल टू माइनस जी प्लस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2r माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r. तो gmm by r 2r माइनस gmm by r इज इक्वल टू माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2r. सो दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी को, तो मैं इस 2 को यहां शिफ्ट करूंगा. सो आई कैन से 2 टाइम्स E इज इक्वल टू माइनस g capital M small m divided by r. So minus g capital M small m divided by r is nothing but potential energy. So that means I can say for this system potential energy is equal to 2 times total energy. So this is the question, right? So now we'll move to the next question. Okay, so next question is basically state the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. इसका स्टेटमेंट आप किसी भी बुक से लेंगे तो आपको मिल जाएगा. तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा. आई वोंट राइट द स्टेटमेंट बट आई विल टेल यू द फिजिक्स बिहाइंड दिस लॉ बेसिकली. ओके, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हमको बताता क्या है. जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, दिस इज इंटरनल एनर्जी, दिस इज वर्क डन. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको बेसिकली ये बताता है कि देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस दैट फॉर एग्जांपल इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस heat always flows from hotter body to the colder body. From system to surroundings, heat flows, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाय पी रहे हैं कहीं पे, तो चाय का जो गरम गरम कप होता है वो थोड़ी देर के बाद ठंडा पड़ जाता है. रीजन ये है कि उस कप से जो हीट है वो बाहर निकल के सराउंडिंग्स में चली जाती है, राइट? तो नाउ द क्वेश्चन इज इट पॉसिबल कि हम लोग बाहर से हीट लाके उस कप में डाल सकते हैं ऑन इट्स ओन स्पॉन्टेनियसली? So can we spontaneously transfer the heat from surroundings to the system? That's the question, right? और इसी क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, which tells us that it is impossible to get the heat on its own from surrounding to system, from colder body to hotter body. तो इसके लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत है. तो दिस इज व्हाट बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेल्स अस. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, हमारे घरों में जो टैंक्स होते हैं जिनमें पानी जमा होता है वो हमेशा ऊपर होता है ताकि ऊपर से पानी नीचे खुद ब खुद आ जाएगा. लेकिन नीचे से अगर आपको ऊपर तक पानी लेके जाना है तो उसके लिए यू नीड वेरी हाई प्रेशर, या तो मोटर को ऑन करना या कुछ और सिस्टम्स करना है, ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पे हीट कैन फ्लो ऑन इट्स ओन स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी
but it will not flow spontaneously from colder body to hotter body. This is what second law of thermodynamics is all about. And it also tells us there is a concept which is called entropy. So entropy of the universe increases, that is delta S is greater or equal to 0. That is entropy of the universe is increasing. Okay, now we'll see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, यू हैव टू फाइंड द रूट मीन स्क्वायर, फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ स्मोक पार्टिकल्स ऑफ मास 5 into 10 to the power minus 17 kg. तो हमारे पास स्मोक पार्टिकल्स है जिनका मास है 5 into 10 to the power minus 17 kg. So we have to find their velocity, root mean velocity. तो VRMS होता है बराबर अंडर रूट ऑफ 3 kT डिवाइडेड बाई m. ओके, यहां पे जो k है दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 into 10 to the power minus 23. T जो है एनटीपी बोला गया है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. दिस इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड विच टर्न्स आउट टू बी 293 केल्विन. और m जो है आपका दैट इज 5 into 10 to the power minus 17. सो ये तीन चीजें आप यहाँ पे पुट करके यू कैन गेट द आंसर. आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ऑन योर ओन, राइट. आपको बस ये तीन वेरिएबल्स हैं, उनको यहां पुट करना है एंड यू कैन गेट द आंसर. ठीक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज वन मोर न्यूमेरिकल फ्रॉम द वेव सेक्शन. वो ये है कि आपको निकालना है ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ अ वेव. कि हमारे पास एक स्टील वायर है, ठीक है. आई रीड द क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन ये है कि स्टील वायर ऑफ डायमीटर 2 mm is kept under a tension of 2 kN, right? Find the speed of the transverse wave. और इसका जो डेंसिटी है स्टील वायर का दैट इज 7.9 into 10 to the power 3. तो जो डेंसिटी है दैट इज 7.9 into 10 to the power 3 और आपका जो डायमीटर है दैट इज 2 mm और जो टेंशन है दैट इज 2 kN. हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव. तो वेलोसिटी होती है बराबर टेंशन अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू. ठीक है. तो टेंशन इज गिवन. व्हाट इज म्यू? म्यू इज बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है. तो म्यू है हमारा मास पर यूनिट लेंथ. अब ये एक कंटिन्यूअस सिस्टम है. सपोज दिस इज द रॉड. ये एक कंटिन्यूअस सिस्टम है, तो इसका जो मास होगा दैट विल बी डेंसिटी इनटू लेंथ. अब एक स्टील वायर है तो दिस इज मोर लाइक ए सिलेंडर, जैसे ये मार्कर है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. तो यहां पे हम बोलेंगे कि जो मास होगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर एल इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई एल. तो एल से एल गया, तो बेसिकली जो म्यू है, म्यू विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू डी. तो पाई डी आपका है 2, डायमीटर है 2 mm, तो रेडियस होगा 1 mm. सो दैट इज 10 to the power minus 3 square into 7.9 into 10 to the power 3. So this is the mu. Okay, mu ये है, टेंशन की वैल्यू ये है. तो वेलोसिटी जो है that will be under root of 2000 divided by 3.14 into 10 to the power minus 6 into 7.9 into 10 to the power 3. तो आई होप इसको भी आप जो है सॉल्व कर पाएंगे. इस न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट करके यू कैन फाइंड द आंसर. ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी है. तो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू, वेयर T इज द टेंशन एंड म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ. और वो आपको डेंसिटी दिया होगा, तो यू कैन फाइंड अकॉर्डिंग टू द शेप. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका एक्सप्रेशन बताना है. सो वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. सो व्हाट इज बेसिकली अ सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम होता है इट्स एन अरेंजमेंट जिसमें एक पॉइंट मास को हम हैंग करते हैं फ्रॉम अ थ्रेड. जो थ्रेड जो है वो वेटलेस होता है. जैसे यहाँ पे एक कोई सिस्टम है बंधा हुआ, तो यहाँ पे इससे हमने एक मास हैंग किया जिसको बॉब बोलते हैं. ओके, तो जब मैं इस बॉब को पुश करूंगा आई गिव अ फोर्स, तो ये ऐसे करके फिर वापस आके ऐसे ऐसे करके ये मोशन करता है. सो इट गोज लाइक दिस.
ऐसे 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 करके ये चलता है। ओके, तो जब ये बॉब यहां पे होगा एट द एक्सट्रीम पोजिशन, तो दिस विल बी द लेंथ एल। तो इस लेंथ में खिंचाव आएगा, टेंशन आएगा। इसका mg जो है वो नीचे की तरफ होगा। ये एंगल अगर थीटा है, ये भी थीटा है, so this is mg cos theta and this is mg sin theta। तो mg cos theta जो है, mg cos theta is responsible for balancing this tension, while as mg sin theta is responsible for this motion। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहां पे जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg sin theta। why माइनस? बिकॉज फोर्स खींचता इधर की तरफ है, पार्टिकल जाता उधर की तरफ है, देयर ऑपोजिट, सो F इज इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा, राइट। तो फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में एक रूल पढ़ा होगा कि अगर एंगल छोटा होता है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा, राइट। ठीक है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा, और साइन ऑफ थीटा यहां पे अगर बहुत छोटा एंगल है ये, तो साइन थीटा होगा बराबर थीटा के साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एल। अगर ये एक्स है तो ये एल है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल। सो एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स डिवाइडेड बाय एल। तो एम से एम गया, सो ए इज इक्वल टू माइनस g by l x। Now since this simple pendulum is executing SHM and we know that in case of SHM acceleration जो है, acceleration होता है बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो a होता है बराबर यहाँ पे माइनस g by l x और a होता है बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो माइनस से माइनस गया, x से x गया, तो दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू x by l और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g by l, g by l, this is under root of g by l, plus minus plus will take the plus part। और ओमेगा जो है, ओमेगा होता है बराबर, आई राइट इट हियर, ओमेगा होता है बराबर 2 पाई बाई टी, और वी कैन से टी होता है बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, सो टी विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। So this is the expression for the time period। इसके और भी तरीके हैं निकालने के, we can also try to find out using the rotational dynamics, moment of inertia वगैरह। तो ये भी एक अच्छा शॉर्टकट तरीका है, आसान तरीका है। You can use this to find the time period of a simple pendulum। ठीक, अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था मॉडल पेपर में, उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा। दैट्स द लास्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये था कि रेलवे ट्रैक्स पे सैंड को क्यों बिछाया जाता है, रेलवे ट्रैक्स पे सैंड को क्यों बिछाया जाता है। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम फ्रिक्शन पार्ट। जैसा कि आप सबको पता है कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, जो रेलवेज है, विच इज द लाइफ लाइन ऑफ द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, बहुत खूब चलती है ये। और रेलवे जो है वो हर महीने में चलती है, हर सीजन में चलती है। एंड वी हैव वन पर्टिकुलर सीजन जिसको मॉनसून सीजन बोलते हैं। बारिश, जैसे यहाँ हमारे यहाँ कश्मीर में बर्फ पड़ती है, बारिश होती है, तो उस टाइम पे जो ट्रेन पे चलना होता है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, ट्रेन की पटरी और ट्रेन का टायर, उनके बीच का जो फ्रिक्शन होता है, जब बारिश होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी लेस देन द रोलिंग फ्रिक्शन, राइट। तो रोल ऐसे कर रहे हो तो इट विल बी लेस। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रेन जो है वो डीरेल हो सकती है, वो कॉन्टैक्ट लूज कर सकती है विद द रेल्स, विद द प्लेटफॉर्म, ठीक है, वहां से जहां से वो चलती है, रेलवे ट्रैक से, सॉरी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ ट्रेन कैन लूज द कॉन्टैक्ट विद द रेलवे ट्रैक। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, और वी कैन से इन ऑर्डर टू अवॉइड this losing of contact between this railway track and the train, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेन के अंदर सैंड को रखते हैं, फिर वक्त आने पे उसको डाल देते हैं। उससे ये होता है कि उस सैंड की वजह से जो फ्रिक्शन है वो बना रहता है टायर और ट्रैक के बीच में, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन उस रोलिंग फ्रिक्शन को बैलेंस करती है। तो अगर हम सैंड को नहीं डालेंगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कि जो ट्रेन है वो कॉन्टैक्ट लूज करके डीरेल हो सकती है, नुकसान हो सकता है वहां पे। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट हम लोग सैंड का इस्तेमाल करते हैं इन द रेलवे ट्रैक। सो यू विल राइट इट, इन ऑर्डर टू अवॉइड द लूजिंग ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द ट्रेन एंड द प्लेटफॉर्म, सॉरी, बिटवीन द ट्रेन एंड द रेलवे ट्रैक, वी यूज द सैंड। ओके, सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन बी ऑफ द मॉडल पेपर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्शन सी, जहां पे
इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर इट विद अदर्स एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, कीप स्टडीइंग, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।